Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कल रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था और आपने देखा कि किस तरीके से मार्चिंग हुई, मार्च पास्ट हुए और किस तरीके से झांकियाँ आई, जैसे कि हर साल आती हैं। इस साल दो तीन चीज़ें नहीं थी। पहली बार तो अग्निवीर इसमें थे, एयरफोर्स के कंटिजेंट में 4 या 6 अग्निवीर थे, नारी शक्ति दिखाई। लेकिन जो सबकी आंखों में जो चीज़ जो समाई हुई थी, और कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी सवाल पूछा है, ये मेजर साहब, ये इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो आया है, इसका कॉलम यहाँ पे मार्च कर रहा है, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये इजिप्शियन आर्मी क्यों मार्च कर रही है? तो पहले फ्रेंच आर्मी भी आ चुकी है यहाँ पे, है ना, यूएई वाले भी आ चुके हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ बोलते हैं, यहाँ पे ये पहली फॉरेन आर्मी नहीं है। इसके मायने क्या हैं? क्यों होता है ऐसा? क्यों किसी खास हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है? देखिए, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है जब आप किसी भी हेड ऑफ स्टेट को बुलाते हैं। जाहिर सी बात है, आप उसको चीफ गेस्ट बन के बुला रहे हैं। और ये चीफ गेस्ट वाली जो रीति रिवाज है बहुत पुरानी है, ये अभी से शुरू नहीं है। ये भारत में कई दशकों से हो रहा है, कई दिहाइयों से कि किसी फॉरेन पावर को आप प्रेसिडेंट को, आप उसके प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए और चीफ गेस्ट। यहाँ पे बराक ओबामा भी आ चुके हैं यहाँ पे, और फ्रांस के प्रेसिडेंट आ चुके हैं, दुनिया भर के आप देख लीजिए कि पीपल हैव कम हियर, और हर साल आते हैं। ये सिलेक्शन किस तरीके से होता है? सिलेक्शन ऐसे होता है कि जिस मुल्क के साथ आप ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस मुल्क को लगता है कि भारत हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इजिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इजिप्ट कायदे से अगर आप टेक्निकली देखिए तो नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट छूता है नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, लेकिन इजिप्ट इज ऑल्सो इन एशिया। एक तरीके से इट स्ट्रैडल्स, मुझे ये कहना चाहिए कि इट स्ट्रैडल्स बोथ, इट्स नॉट इन एशिया बट इट स्ट्रैडल्स बोथ एशिया एंड अफ्रीका। सुएज कनाल वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। मैं नई बात आपको नहीं बता रहा इसमें। सो अ कंट्री दैट स्ट्रैडल्स बोथ अफ्रीका एंड एशिया इज, जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सामरिक तौर पे, सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अल-सीसी साहब हैं, ये ये आर्मी चीफ भी होते थे, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी होते थे, अच्छा, और अब वहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं। इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय, ये लिबरल हैं, इनका काफ़ी कुछ जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ हैं, काफ़ी कर चुके हैं। किसी और दिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है और अल-सीसी का उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, इन द सेंस कि अल-सीसी ने बहुत बैंड बजाया लोगों का, राइट। और मोदी जी ने ख़ास तौर से इसलिए अल-सीसी को बुलाया है कि इसमें 2-3 कारण है। पहली बात तो ये है कि G20 समिट इस साल हो रहा है, आपको पता ही है कि G20 समिट इस साल होगा, इस साल के एंड में कभी G20 समिट इंडिया में होगा। और भारत चाहता है कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के बारे में बातचीत हो। भारत ने बोला है कि हम उन देशों की जबान बनेंगे या उन देशों की आवाज बनेंगे जिनकी खुद की इतनी आवाज बुलंद नहीं है। वो देश जिनकी डिप्लोमेसी जबरदस्त नहीं है, जिनकी मिलिट्री पावर इतना जबरदस्त नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो देश हम उनकी आवाज बनेंगे। क्या और ये वसुदेव कुटुंबकम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। साल का पहला महीना है ये, जनवरी है। लोग वादा कर देते हैं, फिर कभी जाके उनको याद आता है एंड में, लेकिन भारत ने वादा करा और 1 महीने के बाद ये काम हो गया है, कर भी। उसमें इस तरीके से सिलेक्शन होता है, इस तरीके से किसी फॉरेन पावर को बुलाया जाता है, फॉरेन प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, और ये सब बातें होती हैं। बड़ी अच्छी मीटिंग गई और काफ़ी चीज़ों पे अग्री भी करा। और एक और चीज़ है, इनका सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन है, तो वहाँ पे भारत को ज़मीन देने की बात हुई है कि भारत अपने प्लान्स इनको सबमिट करेगा कि हम ये इंडस्ट्रीज, यानी कि भारतीय कंपनियां इजिप्ट में जाके काम करेंगी। क्या वही जो बात कर रहे थे। उसके अलावा बहुत पहले से इनके फाइटर पायलट्स को हम लोग ट्रेन करते आए हैं। लेकिन देखिए, जो मिलिट्री ताल्लुकात होते हैं ना, मिलिट्री ताल्लुकात सिर्फ एक लेवल तक होते हैं। सबसे मजबूत ताल्लुकात जो होते हैं किसी भी मुल्क के साथ जो आपके होते हैं, 2000 इकोनॉमिक टाइज, जो कॉमर्स की आपकी टाइज होते हैं ना, वो ज़्यादा मजबूत हो। मिलिट्री ठीक है, आपने उनके पायलट्स को ट्रेन कर दिया, आपने ये कर दिया, ठीक है, दैट्स ऑलराइट, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कमर्शियल टाइज होती हैं, इकोनॉमिक टाइज होती हैं, जो कि इजिप्ट के साथ हमारी हैं, और अब और एक लेवल पे उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इजिप्ट इज ऑल्सो टू आवर माइंड, टू माई माइंड, ए गेटवे टू अफ्रीका।
अगर हमें चाइना को काउंटर करना है। सही बात इजिप्ट है। बहुत बड़ा इसमें हमारा साथी बन सकता है, अगर हम अफ्रीका की बात करें खास तौर से। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है इंडियन आर्मी के ताल्लुक से। इंडियन आर्मी ने 2-3 चीज़ों का ऑर्डर दे दिया। पहली बात तो जेट पैक्स का ऑर्डर दे दिया, 48 जेट पैक्स। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर क्या है ये है एक आदमी की, ये हमने ऐसी इंटरनेट से ली है। एक आदमी को तो जेट पैक इस्तेमाल कर रहा है। इसेंशियली जेट पैक एक चीज होती है जिसको समुद्रों आप पे पिट्ठू की देखते तरह हैं। अगर पहन लेते हैं तो आप उड़ सकते हैं, यू कैन फ्लाई। सो व्हाट द इंडियन आर्मी इज डूइंग इज 48 जेट पैक सूट्स, ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप उड़ सकते हैं कुछ समय के लिए। तो मुझे लगता है खास तौर से जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, पैरा एसएफ है, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर कभी आपको चीन के अंदर डालना हो, पाकिस्तान के अंदर डालना हो, तो आप आराम से वो जेट पैक से जाएगा और जाके अपना काम करके जेट पैक पहन के वापस आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। और 48 इन्होंने अभी ऑर्डर करने की बात करी है, और 48 में ये होगा कि देन इसको टेस्ट करा जाएगा, फिर देखेंगे कि और चाहिए होगा तो 400-500 और ले लेंगे। वो तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी टेस्ट आउट करना शुरू हो गई। दूसरी चीज जो फौज लेना चाह रही है, वो लेना चाह रही है 100 रोबोटिक म्यूल्स। ये रोबोज हैं, म्यूल गधे को कहते हैं, जो खच्चर होता है जिससे कि फौज सामान ले जाती है ऐसे एरियाज में जहाँ पे सोल्जर्स का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर सोल्जर्स चल भी पाते हैं तो वो उतना सामान नहीं उठा पाते। और एक खच्चर के ऊपर आप यू कैन कीप 100 kgs, आपने 100 किलो रख दिया। अब कोई इंसान या 150 किलो रख दिया, लेकिन कोई भी इंसान 100-150 किलो लेके आप उस एल्टीट्यूड में चढ़ना उसके लिए नामुमकिन है। सही बात। वो बैठ जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए उसकी जगह रोबोटिक जो रोबोट्स हैं वो रोबोज लिए जाएंगे। इनको रोबोटिक म्यूल्स कहा जाता है, और ये 10,000 फुट और उससे ऊपर की जगह में कार्रवाई करेंगे, यानी कि एल्टीट्यूड को ले ले रहे हैं, और वहां पे दुर्गम क्षेत्र जो है वहां पे ये सामान पहुंचाएंगे रोबोटिक म्यूल्स। ये इंडियन आर्मी में आ रहे हैं रोबोटिक म्यूल्स हैं, 100 शुरू में आ रहे हैं, फिर इनको देखा जाएगा, फिर और लेंगे। और 130 न्यू जनरेशन टेथर्ड ड्रोन सिस्टम्स थ्रू फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। अब ये टेथर्ड ड्रोन सिस्टम्स क्या हैं? बेसिकली क्या है कि ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से कनेक्टेड रहते हैं वो, और ये उड़ते हैं, और जो विजुअल लाइन ऑफ साइट होता है ना, जो या विजुअल रेंज, उसके दूर जाके भी उससे अलग होके भी काम कर सकते हैं और इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खास तौर से ऐसे दुर्गम इलाकों में जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, या लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ ऐसे एरियाज में। मुझे लगता है ज़्यादातर ये चाइना को लेकर ये मामला किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासतौर से जेट पैक्स। तो इंडियन आर्मी किस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रही है, कौन सी टेक्नोलॉजीज के बारे में कह रही है कि यार हमें ये अडेप्ट करना है। एआई के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात हुई थी किसी से एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, 5G किस तरीके से इंटीग्रेट करा जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें और ये कर रहे हैं। IITs इसमें शामिल है, इसमें DRDO शामिल है। टॉप कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के, जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे साहब ये फौज में ये वाली टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं आ रही। यार ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं भाई जो मुझे खुद नहीं पता। फौज बताते हैं फौजी, दे डोंट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन पब्लिक, और मेरे सामने भी डिस्कस नहीं करते, करते भी हैं तो मैं यहाँ पे तो बताऊंगा नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। सही बात। अच्छा, अब आते हैं खबर पाकिस्तान, मेरा फेवरेट टॉपिक, खबर पाकिस्तान। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा जोखिम ले लिया भाई, बहुत बड़ी एक परेशानी मोल ली है मोदी जी ने। मोदी जी ने SCO समिट जो होने वाला है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट होने वाला है मई में गोवा में। एक तो गोवा मई में कौन जाएगा? गोवा मई में जाने वाली जगह नहीं है, बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन सर्दियों में जाइए तो अच्छा रहता है। गोवा में कर दिया इन्होंने, कर दिया, ठीक है। सो दे विल गो टू गोवा। वहां पे मोदी जी ने बुला लिया है बिलावल भुट्टो। क्या बात, ठीक है, बिलावल भुट्टो, वही बिलावल भुट्टो जिसने मोदी जी को खूब उल्टी सीधी गालियां दी और उल्टा सीधा बोला। चलो कोई बात नहीं, बेटा तो चाहे दिमाग से पैदल है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ा खतरा है, मैं बता रहा हूँ। स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं यहाँ पे, शी जिनपिंग बैठा है यहाँ पे, कोई XYZ दुनिया भर के लोग बैठे हैं, ठीक है। वहाँ पे बिलावल भुट्टो, सबके सामने अगर बिलावल भुट्टो मोदी जी से पैसा मांग ले, मोदी जी क्या कर लेंगे? आपके घर पे कोई आ जाए और आपसे बोलते हैं कि भाई साहब पैसा दे दो, आप थोड़ा सा झेंप जाएंगे, आपको शर्म से मुझे लगता है मना भी नहीं रोस्ट कर रहे हैं। यही बिलावल भुट्टो करेगा, मैं बता रहा हूँ। इसने फंसा दिया मोदी जी, और हम लोगों ने खुद अपने आप को फंसा दिया इसको बोला। ये सबके सामने मांगेगा, सबके सामने मांगेगा। और क्योंकि मोदी जी होस्ट हैं, मेज़बान हैं,
उसको मना भी नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है यही पाकिस्तान की अब आखिरी तरकीब रह गई है कि भारत से ऊपर तो दुश्मनी की बात करो, गालियां दो, लेकिन चुपके से जाके कटोरा फेंक के मारो, ऐसे ठक से कटोरा फेंक के मारो, उड़ता हुआ आके कटोरा चेजा ले रहे हैं ये लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा कटोरा लेकर आ रहा है। तो आप सोचिएगा जरा, आप सोचिए, इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए, सोचिए मोदी जी बैठे हैं, बिलावल बैठा है, बिलावल चुपके से मोदी जी से सबके सामने कहेंगे विस्पर करके, मोदी जी मेरा 8-10 अरब डॉलर कृपया फरमाइए। और 10 अरब क्या कर लेंगे मोदी जी। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी चाल है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग सोच रहे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप सोच तो वैसे ही रहे, अगर मांग ले सबके सामने तो क्या कर लेंगे हम लोग, है ना। एनीवे, दूसरी चीज है कि हिना रवानी खर जो उनकी नंबर 2 हैं, जो पहले एक जमाने में नंबर 1 हुआ करती थी, शी वॉज फॉरेन मिनिस्टर। हिना रवानी खर कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई बैक चैनल बातचीत हो ही नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई बैक चैनल बात नहीं हो रही है। और इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रवानी स्टेटमेंट यह है कि ever since the incumbent government came to power, there has been no back channel diplomacy going on between India and Pakistan, untold to the rest of the world. जो दुनिया को नहीं पता है ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही, जो भी हो रहा है सबको पता है। Ravani statement comes a day after Indian media reported that New Delhi invited Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari and Chief Justice of Pakistan Umar Ata Bandial to attend the Foreign Ministers and Chief Justices Conference of the Shanghai Cooperation Organization, which is scheduled to take place in Goa in May. ठीक है, अभी तक पाकिस्तान ने इसका जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है ये लोग सोच समझ के देंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये करेंगे। लेकिन हिना रवानी खर का ये स्टेटमेंट है कि पीठ पीछे हमारी बात, भारत से कोई बात नहीं हो रही, जो हो रही है सामने हो रही है। अब यार देखो, पीठ पीछे बात हम पाकिस्तान से करेंगे भी क्यों? ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तानी नहीं करना चाहते, उनका प्रधानमंत्री जमीन पे गिर गया, लेट गया सामने है। शहबाज शरीफ ये कहता है कि हमसे गलती हो गई साहब, माफ करो, हमने अपना सबक सीख लिया। जब आप किसी को ये कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने, आप ये कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी भारत से, हमने अपना सबक सीख लिया, क्या सबक सीखा आपने? मैं अगर मेरे सामने शहबाज शरीफ हो तो मैं उससे पूछूंगी, सर आपने सबक सीखा क्या है जो आप कह रहे हैं सबक सीख लिया? कौन सा सबक सीखा आपने? बेरोजगारी का सबक सीखा, भुखमरी का सबक सीखा, लेकिन अभी भी पाकिस्तान से आवाज़ें आती हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो डायलॉग बाजी आप लोग करते हो ना फिल्मी वाली, मैंने आपको पहले भी बोला था, मोदी जी चूड़ियाँ कस रहे हैं, ठीक है, मोदी जी कस रहे हैं चूड़ियाँ, धीरे धीरे आप और कश्मीर करो। अभी 2500 से 3000 रुपए का आटा है, राइट, 10 किलो का बैग, जो 10 किलो का आटा है वो 2.5 से लेकर 3000 का है। और कश्मीर करो, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। आप देखो, आप बोलोगे कश्मीर, मोदी जी करेंगे कट, कश्मीर कट, कश्मीर कट, कट 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 होता रहेगा। जितना कश्मीर करोगे चूड़ियाँ उतनी कसते रहेंगे मोदी, उतनी चूड़ियाँ कसते रहेंगे। आटा, सब्जी, घी, एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। और वैसे भी आपके रुपए की कीमत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा आपके रुपए की कीमत खराब हो गई है, इतनी गिर चुकी है कीमत इन कंपैरिजन। और कश्मीर करोगे, मैं बता रहा हूँ कुछ समय के बाद ये टिश्यू पेपर बन जाएगा। तो मोदी जी बना देंगे टिश्यू पेपर, वो आपके पीछे पड़ रहा है हाथ धोके, ठीक है, हाथ धोके नहीं, गंगा जी में नहा के आपके पीछे पड़ रहा है। अब आपके ऊपर है वेदर यू वांट की जिन्ना की फोटो जिस करेंसी में लगी है, दैट करेंसी विल बिकम टिश्यू पेपर। आई एम टेलिंग यू। मैं टॉयलेट पेपर नहीं कहना चाहता, मैं टिश्यू पेपर थोड़ी सी इज्जत करता हूँ आप लोगों की, इसलिए आई विल से टिश्यू पेपर, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान को पता लग गया है कि भारत जम्मू और कश्मीर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है। पाकिस्तान को पता भी लग गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है कि भारत अपने पर ही अटैक कर देगा, यानी कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, भारतीय सेना जो है, वो भारतवासियों को ही मार देगी और पाकिस्तान का नाम खराब कर देगी। अरे पागल, तुम्हारा नाम खराब कौन करेगा यार? तुम्हारा तो ऑलरेडी नाम खराब है। तुम सोचो ना, किसी का नाम, जिसका नाम हो, जिसकी इज्जत हो, उसकी बेइज्जती करो, उसका नाम खराब करो, तो पता भी लगता है कि यार उसमें एफर्ट करो। तुम तो खुद ही लगे हो अपने खुद को जलील करने में। भाई, पाकिस्तानीज आर ह्यूमिलेटिंग पाकिस्तानीज, इसमें इंडिया क्या करेगा? और इंडिया कर क्या सकता है? वी कैन डू एब्सोल्युटली नथिंग। हम आपको उतना इंसल्ट कर ही नहीं सकते जितना आप में कैपेबिलिटी है खुद को इंसल्ट करने की। समझ रहे हैं आप? तो ये है कि साहब मोदी जी ने
Pakistan's intelligence and security agencies have unearthed India's plans for a false flag operation of alleged infiltration into the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, made on the orders of Prime Minister Narendra Modi on the eve of country Republic Day. कि भाई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसमें कि ये कहेंगे कि पाकिस्तान से लोग आए कश्मीर में, पाकिस्तान से लोग आए कश्मीर में, उन्होंने यहां पे टेररिज्म करी है। और ये प्लान जो है मोदी जी ने सब कुछ छोड़ दिया, भारत को देखना छोड़ दिया, भारत की फॉरेन पॉलिसी छोड़ दी मोदी जी ने, भारत की इकोनॉमी छोड़ दी मोदी, सब कुछ मोदी जी ने त्याग दिया, सब कुछ। बस एक चीज याद है कि मुझे अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करनी है, क्योंकि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है, वो मुल्क जहां पे खाने को खाना नहीं है, जहां पे स्विच दबाओ तो बिजली नहीं आती, वो मुल्क इतना इंपॉर्टेंट है, इतना खास है कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड अफेयर्स छोड़ दिए, G20 छोड़ दी, शंघाई कोऑपरेशन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जो बाइडेन का कॉल आ रहा है, हेलो हेलो मोदी जी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? नहीं जो भाई, अभी हम लोग बात नहीं कर सकते, अभी मुझे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। वहां पे शी जिनपिंग कॉल कर रहा है, शी जिनपिंग कर रहा है, मोदी जी आई एम शी जिनपिंग। मोदी जी कह रहे हैं नो अभी साजिश करनी है, तुम हमें कॉल, आई एम वेरी बिजी। और ये 26 जनवरी को होना था, अब ये 27 है, तो मैं पाकिस्तानी से पूछता हूं, हो गई साजिश? ठंड पै गई? खुश हो गए? स्वाद आ गया? खुद को जलील करते हो यार, खुद को जलील करते हो। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी एजेंसीज को इंटेलिजेंस कहना ही नहीं चाहिए, इंटेलिजेंस तो है नहीं इनमें, तो पाकिस्तानी अपनी एजेंसीज को इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। आइडेंटिफाइड 3 इंडिविजुअल्स हु वुड प्ले अ की रोल इन न्यू दिल्लीज प्लान। बशीर, एन एजेंट ऑफ इंडियाज 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, अच्छा ये पूरा जम्मू एरिया को पेंट कर रखा है इन लोगों ने। एंड 2 फेलो कंपेनियंस आइडेंटिफाइड एज आलम एंड असलम, ये करेंगे फॉल्स फ्लैग। बशीर, आलम और असलम ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। एज पर द प्लान, Bashir was tasked to recruit locals who would then be presented as alleged terror agents attempting to infiltrate into India from Pakistan and then participate in surreptitious activities in IOJK by planting bombs, including an improvised explosive device which will be used to ambush troops from the Indian Army's 93 Brigade of the Dogra Regiment. ये तो हाल है इनके जियो न्यूज के। 93 ब्रिगेड ऑफ द डोगरा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट के अंदर 93 ब्रिगेड है। भाई साहब आपकी तो कंट्री में फौजी शासन रह चुका है 4 बार, आपको इतनी अकल नहीं है? डोगरा रेजिमेंट 93 ब्रिगेड के अंदर है यार ये। एनीवे, ये लाहौरी चूरन है, इसके बारे में मैं आपको नहीं समझा सकता। जो फौजी देख रहे हैं उनको जोक समझ में आ गया होगा, ये बहुत बड़ा लाहौरी चूरन है। ठीक है जी। पाकिस्तान इकोनॉमी एट रिस्क ऑफ कोलैप्स इफ IMF डील नॉट रिवाइव्ड, ये कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलवेज बीन एट द रिस्क ऑफ कोलैप्स, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। रुपी हिट्स अ हिस्टोरिक लो, अब ये रुपी जो है हिस्टोरिक लो हिट कर रहा है, और अभी रुपी का जो है वो 255.43, ठीक है, यानी 43, 255.43 पे आ गया, यानी 255 मान लो आप, 255 रुपए पे आ गया है, ठीक है। और पाकिस्तान की करेंसी, अच्छा ये पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारी करेंसी 255 पे आ गई है, अरे 265 पे आ जाए तब तुम क्या बिगाड़ लोगे यार, या 244 पे हो जाए तब तुम क्या बिगाड़ लोगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सब, ठीक है। फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एंड इट्स कंट्रोल ओवर द रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंडीशन, द करेंसी स्लिड 9.6% और ₹24.5 टू रिकॉर्ड अ लो ऑफ 255.43। बच्चों वाली बात है यार। अच्छा ये देखो, पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब, यूएस से कह रहा है कि यार थोड़ा सा हमारी मदद कर दो। ये वही यूएस है जिसको इनका पुराना प्रधानमंत्री गालियां देता था, इमरान खान। बैरूनी मुल्क की साजिश है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, शहबाज शरीफ के लिए कहता था कि अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक साजिश कर दी। ये यार इतने दोगले लोग क्यों हैं यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने दोगले क्यों हैं, इतना दोगलापन। एक बंदा कहता है कि यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा बंदा कहता है हमारी मदद कर दो। इनमें कोई या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। ये भी हो सकता है कि भाई गुड कॉप बैड कॉप प्ले करेंगे, तू गाली देना, हम इनकी मदद करेंगे, तो दोनों का गेम ठीक चलेगा। तो इमरान खान से बोला भाई एक काम कर, इमरान भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको गालियाँ दो, ठीक है शाबाश भाई, मैं इनको गालियाँ दूंगा, आप इनकी मिन्नतें करो, इनके तरले करो, इनके हाथ पैर जोड़ो, आप पैसे लाओ। तो गुड कॉप बैड कॉप हम लोग प्ले करेंगे, या तो ये गेम चल रहा है इनका।
क्योंकि कुछ महीने पहले ये गालियां दे रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट। हम इमरान खान क्यों बोले, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम भाई, अप्रैल से पहले, और अप्रैल से तो वही प्राइम मिनिस्टर था। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सरकार अमेरिका को गालियां दे रही थी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अब्यूजिंग द अमेरिकन्स। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग प्लीज हेल्प अस। A few months back, the Pakistani government was abusing the government of France कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स बनवाए और उसको फॉरवर्ड कराए। Now the government of Pakistan is saying जी पैसा दे दो हमें, और ले भी लिया उन्होंने 300 कुछ दिया भी उन्होंने, प्रॉमिस भी ले लियो, आ भी जाएंगे पैसे। ये तो हालात है यार, या तो इनकी सरकार बिल्कुल बेगैर रहती है, या इनमें कोई मॉरल्स और एथिक्स नहीं है, या बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ तो गड़बड़ है बहुत सॉलिड, व्हिच आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा दोस्तों, एक खबर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्सेस ने एक आईसिस इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट को मारा है, अल सुडानी को। यूएस स्पेशल फोर्सेस गई और ये सोमालिया गई। जो बाइडन ने ओके बोल दिया, आप जाके ठोक दो, ये गए। जो पैरा एसएफ का काम होता है या स्पेशल फोर्सेस का काम होता है, यही उनका काम है, ठीक है। वो गए, उन्होंने ठोका, वो लोग वापस आ गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बता दिया। अच्छा यार, काम ऐसे होता है। देखो, कभी आपने सुना कि बिन लादेन को मारा, अल सुडानी को मारा, अल जवेरी को मारा, इसको मारा, इसके बारे में किसी ने पूछा हो यार जरा सबूत तो दो यार इसका, हमारी फौजें मार कर आई हैं, सबूत तो दो। कभी आपने टीवी पे डिबेट देखी इसकी? कभी नहीं। स्पोक्स पर्सन आता है, यूएस का प्रेसिडेंट आता है कि हमने मार दिया, लोग कहते हैं वेल डन, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। ये भारत में ही होता है, सबूत लाओ, सबूत लाओ। नेता कहते हैं कि सबूत लाओ, हमें देखना है। तुम्हें क्या देखना है? और तुम देख भी लोगे, तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा? तुम्हें समझ में क्या आ जाएगा? ये सबूत मांगते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरीके से अंदर गई, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी, उनकी पूरी टैक्टिक्स हमें ही पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए आपको? कि चुपचाप से जाके अपने चीनी दोस्तों को बता दो, अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बता दो कि जब इंडियन आर्मी अगली बार जाए तो फंस जाए वहां पर। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पेट्रियट शूट करने गया था, ठीक है, 7 सेक्टर आरआर, राष्ट्रीय राइफल्स का है 7 सेक्टर आरआर। तो 7 सेक्टर आरआर में जब मैंने शूट करा था एक सीक्वेंस, और मैं पैरा एसएफ वालों के साथ था, ठीक है। पैरा एसएफ का एक ऑफिसर था, बाकी उनके जवान थे, और उसमें मैंने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, मैंने भी हेलमेट पहनी, मेरे हाथ में भी एक AK-47 थी। अच्छा। और हम पूरा रिक्रिएट कर रहे थे कि घर के अंदर किस तरीके से जाते हैं। हमने पूरा शूट करा। शूट करने से पहले वो जो पैरा एसएफ का ऑफिसर था ना, उसने मुझसे बोला कि सर आप शूट कर लो, आपका मन है, लेकिन एक चीज़ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनमें, और आप प्लीज़ मेरी बात मान लेना। मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप जो बोलोगे मैं आपकी बात मान लूँगा। पूरा शूट करा। उसके बाद कह रहा है सर आपने शूट कर लिया, ठीक है, अब आप एक काम करिए सर, अब आप डिलीट कर दो। मैं तो मजाक में कह रहा था। क्योंकि कहता है सर जिस तरीके से पैरा एसएफ जाती है, जिस तरीके से जाती है पैरा एसएफ, जिस तरीके से पैरा एसएफ काम करती है, हम किसी को नहीं बताना चाहते। किसी दूसरे के मुल्क में जाके जो हमने ऑपरेशन कराए वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो अलग लेवल की स्टोरी है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। सिर्फ टेलीविजन कैमरास के सामने शोबाजी के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि पैरा एसएफ ऐसे काम करती है, हम वो भी नहीं दिखाना चाहते। उनके सामने मैंने कैमरा पर्सन को बुलाया, 2 थे, दोनों उनके सामने डिलीट करा, वाइप आउट करा। मैंने बोला ठीक है, मैं फौजी हूँ, मैंने आपको जबान दी। वहाँ पे एक गुरखा राइफल्स की भी एक यूनिट थी, और वो जो गुरखास का CEO था, कमांडिंग ऑफिसर, ही ऑल्सो केम टू मी एंड ही रिक्वेस्टेड मी, सर आप प्लीज़ डिलीट करवा दो उसको। अच्छा डन यार, मेरी बात हो गई, इट्स डिलीटेड, देख लो। उन्होंने देख लिया, अगर आपका मन था देखने का सर, हो गया है, ये टीवी पे नहीं जा सकता। दिस इज द लेवल ऑफ सीक्रेसी दैट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट विद। उनकी शक्लें हम नहीं दिखा सकते कहीं पे, जब तक गवर्नमेंट सैंक्शन ना करे, आर्मी हेडक्वार्टर सैंक्शन ना करे। उनके फेसेस नहीं आते कभी। मैंने स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जो SFTS बोलते हैं, नाहन में एक है, नाहन हिमाचल प्रदेश में है, चंडीगढ़ से रास्ता जाता है, चंडीगढ़ के बाहर से। वहाँ पे 1 पैरा SFB और SFTS भी है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। मैंने SFTS के साथ शूट करा, ठीक है, मैं 4-5 दिन रहा उनके साथ, और मैंने पैरा एसएफ के साथ शूट करा। एक बंदे की शक्ल नहीं आई उसमें, और पूरा पेट्रियट का 45 मिनट का एपिसोड शूट हो गया, एक शख्स की शक्ल नहीं आई उसमें।
या तो उन्होंने नकाब पहने हुए थे, फेस उन्होंने ब्लर करवा दिया, ऐसे शूट कर रहे थे पीछे से, सर का पीछे वाला ऐसा देखा। वो इतनी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं कि वो बताते नहीं हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, क्या करते हैं। दैट इज़ द लेवल ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे हमारे नेता ये चाहते हैं कि पैरा एसएफ किस तरीके से पाकिस्तान में गई, ज़रा हमें भी प्रूफ दो यार, हमें बड़ा मजा आ रहा है। मरवाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया, अल सुडानी को मारा, किसी ने सबूत नहीं मांगा। ये यहीं पे कल्चर है भारत में कि सबूत दे दो, सबूत दे दो। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने फेवरेट राउंड, सवाल क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो दोस्तों, जो पहला सवाल है वो गौरव विनय का है। ये कह रहे हैं कि रीपोस्टिंग द क्वेश्चन अगेन टुडे। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। आई एम अबाउट टू एंटर माई थर्ड ईयर ऑफ MBBS. आई हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लोर माई करियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन. Army Medical Corps is something that has really interested me and I'm willing to serve in the armed forces. Since you're an ex-serviceman, can you please share your insights about AMC and the life of doctors in the Indian Army? देखिए, doctors in the Indian Army have the same life that doctors outside have, except that it is far more challenging. देखिए, पैसे तो फौज में उतने ही मिलते हैं, राइट। जैसे बाहर अगर कोई बड़ा डॉक्टर है तो करोड़पति भी हो सकता है, फौज में तो इसका कोई स्कोप है नहीं ज़्यादा पैसे का। तो जो सबकी सैलरी होती है वो डॉक्टर की भी होती है, लेकिन वो वर्दी वाला होता है, वो ऑफिसर भी होता है। तो फर्स्ट ही इज एन ऑफिसर। इफ ही इज अ कैप्टन, इट विल ऑलवेज बी कैप्टन डॉक्टर सो एंड सो, मेजर डॉक्टर। द रैंक कम्स बिफोर डॉक्टर। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए, मैं हूं नहीं लेकिन सिर्फ मान लीजिए कि मैं अगर डॉक्टर हूं फौज में, तो होगा मेजर ब्रैकेट में डॉक्टर गौरव आर्या। सो दैट इज ट्रू फॉर डॉक्टर्स एवरीवेयर। दे कैन बी लेफ्टिनेंट जनरल्स और दे कैन बी कैप्टन्स, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर ऑफिसर्स फर्स्ट, ठीक है। एक तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बबीना में था, शूट कर रहा था सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड के साथ। तो मेरा कोर्समेट है ब्रिगेडियर शांतनु गोयल, ही वाज कमांडिंग सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड। तो उन्हीं के एक यूनिट का RMO था, जो मेडिकल ऑफिसर था, उसी ब्रिगेड की एक यूनिट का। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने बोला, डॉक यार एक बात बताओ, आपने काम क्या करा? और ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज एडवेंचर्स, होता है ना जैसे फौजी बातचीत होती है। और ये है इसमें पेट्रियट में, अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, कहीं का ढूंढिएगा। बबीना में थी ये शूटिंग हुई थी सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड के साथ। तो उस डॉक्टर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने बोला कि मैं ऐसा डॉक्टर हूँ, मैं 2 किस्म की गोली देता हूँ, एक तो पेशेंट को गोली और एक आतंकवादी को गोली। तो मेरे पास 2 किस्म की गोली रहती है। तो यही फौज के डॉक्टर करते हैं। मैं इसेंशियली आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप जाएंगे किसी भी फौजी हॉस्पिटल में, तो आपको वो डॉक्टर्स नहीं दिखेंगे जैसे आपको दिखते हैं ना, सफ़ेद कपड़े उनके होते हैं, जैकेट होती है, या फिर ऊपर से यूनिफॉर्म नहीं होता है। आप जनरली जाएंगे, मैं तो 92 बेस ऑफ श्रीनगर में भर्ती हो रखा हूँ, मैं एडमिट वहाँ पे हो चुका हूँ फॉर अ सर्टन लेंथ ऑफ टाइम ऑल्सो। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, सर्टन लेंथ ऑफ टाइम आई वॉज एडमिटेड देयर इन श्रीनगर। मैं बात कर रहा हूँ 97-98 उसके आसपास की, मुझे याद नहीं सारी। तो वहाँ पे भी डॉक्टर कॉम्बैट ड्रेस पहन के आते थे। आपको लगता था फौजी है, ड्यूटी पे जा रहा है। बड़े बड़े बूट्स, कॉम्बैट ड्रेस, बेरेज, पूरा फुल रैंक के साथ, रिबन्स के साथ। तो दे आर सोल्जर्स हु आर डॉक्टर्स, बट एसेंशियली ऑल ऑफ देम आर सोल्जर्स। इतना मैं जानता हूँ उनके बारे में। अर्पिता शर्मा जी का सवाल है कि पाकिस्तान मिलिट्री हैज़ बीन रैंक नंबर 7, अपग्रेडेड अ कपल ऑफ रैंक्स फ्रॉम लास्ट ईयर। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर रही हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? इज इट रिलायबल, ट्रू, एंड इफ नॉट व्हाट वुड बी द रीजन फॉर पब्लिशिंग दिस वे? देखिए, इसमें ना आई डोंट थिंक इट्स अ फॉल्स पिक्चर। इसमें काफ़ी चीज़ हैं। अब अगर उस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जाहिर सी बात है कि ऊपर ही होगा, चाहे कन्वेंशनली आर्मी और किसी की बेहतर हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स कैरी अ लॉट ऑफ वेट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज़ वेयर इट इज़ एट नंबर 7. फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी टू फाइट। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि जाएंगे। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि एक इन्फेंट्री डिवीजन को मोबिलाइज करें। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, लड़ाई भूल जाइए। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी टू ऑपरेशनलाइज, सेंड इनटू ऑपरेशन 1 इन्फेंट्री डिवीजन। उसके पास है ही नहीं पैसे। देयर इज नो फॉरेन एक्सचेंज, देयर इज नो रिजर्व, देयर इज नो मनी, देयर इज नथिंग। वो तनख्वाहें दे पा रहे हैं ना अपनी फौज को, और अपने वेटरन्स को किसी तरीके से पेंशन दे पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इट इज अ ह्यूज थिंग, कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान के। वो आप कह रहे हैं लड़ाई की बात, मैम ये फांके से हैं लोग, इनका बहुत बुरा हाल है। तो फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, आई थिंक ये मेरा मानना है कि इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इट डिपेंड्स ऑन मनी, इवन न्यूक्लियर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ मनी, एंड तो पाकिस्तान का बुरा हाल है आज की तारीख में।
तीसरा सवाल है आकाश यादव जी। आकाश यादव जी ये कहते हैं कि थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर टाइम सर, आई हैव अ क्वेश्चन, इज द पाकिस्तानी पार्लियामेंट फिल्ड विद इडियट्स? मैं नहीं कह रहा, ये आकाश जी ने बोला है, दे फिल्ड विद इडियट्स। व्हाई डोंट दे कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर मनी फ्रॉम अदर नेशंस? व्हाई डू दे स्पेंड अ लॉट मोर मनी इंपोर्टिंग कार्स एंड आर्म्स रादर देन इंपोर्टिंग ग्रेन? अब आकाश जी ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये आप इतनी चीज़ उनको समझ में आ जाती है तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाता है। इतनी सिंपल सी बात कि फोकस ऑन योर इकोनॉमी, फोकस ऑन योर इकोनॉमी, डोंट फोकस ऑन ऑल दिस, ये तामझाम कश्मीर, इससे कुछ ना होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो तुम कश्मीर के ऊपर आवाज़ बुलंद करोगे, लोग सुनेंगे, भिखारी की कौन सुनेगा, राइट? लेकिन ये करते हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, $1.2 बिलियन की गाड़ियाँ इंपोर्ट कर दी उन्होंने, पता नहीं 2200 यानी कि 2200 लगभग गाड़ियाँ, जिसमें 600 650 तक की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थी, मैं कवर करा था पिछली बार। तो ये दे पाकिस्तान को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये अपने लेवल पे चलते हैं लोग, ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, ये खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और बाहर साजिशें बनते हैं, ठीक है? फिर कहते हैं हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ साजिशें हो गई, जबकि खुद अपने आप को, अब कौन से यहूदी ने और कौन से हिंदू ने इनको ये बोला था कि तुम जाके, जब तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, तुम गाड़ियाँ से जाके काम करो बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम 2200 इंपोर्टेड गाड़ियाँ टैक्स फ्री ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना, या फौजियों को अपने ड्यूटी फ्री दे दो, उस पर टैक्स मत करना, बुलेट प्रूफ गाड़ी, जिसमें से काफ़ी कुछ फौजियों के लिए निकले हैं, 20-30% फौजी। किसने बोला? पाकिस्तान, किसी यहूदी ने बोला, किसी हिंदू ने बोला, जो कहते हैं कि यहूदी और हिंदू की साजिश है, यहूद और हनूद की पता नहीं कौन कौन से अजीब व गरीब टर्म्स यूज़ करते हैं। किसने बोला इनको? ये खुद ही करते हैं, खुद ही को जूते मारते हैं, खुद ही जलील होते हैं, फिर बाहर ढूंढते हैं कौन से। तो आपके सवाल का जवाब आकाश जी ना मेरे पास है ना पाकिस्तान, ये सवाल का जवाब है ही नहीं जो आपने पूछा। सवाल ही मिस्टर आकाश यादव, मैं आपको बेकार बता है। रहा हूँ, ये जो आपने सवाल पूछा भाई, इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ये अजीब से लोग हैं कि सॉफ्टवेयर अजीब सी है और उनको समझना मुश्किल है, राइट? अभी भी आप आधे पाकिस्तानियों से पूछिएगा, आधे पाकिस्तानी आपको, आप ये इंटरव्यू लेते हैं ना, वो देखते हैं, वो यूट्यूबर जाते हैं इंटरव्यू लेते हैं, आधे पाकिस्तानी ये समझते हैं, ठीक है, उनके यहाँ अनाज नहीं है खाने को, और वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो भारत सामान भेज रहे हैं, भारत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग अच्छा पाकिस्तान का दिया हुआ खाना खा रहे हैं। इंडिया 50% तो पाकिस्तानी फूड। अब आप ऐसी जहनियत के साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? आप कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं? जो एक बेवकूफ़ों की, अहमकों की जन्नत में रहता है, आप उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अच्छा, आखिरी जो सवाल है वो तपस्या जी। तपस्या जी ऐसा है कि आप लिख रही हैं, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद तपस्या जी। I have a question for you. While Pakistan is on the verge of economic collapse, how and where does the ISI get funds to carry out anti-India terror activities? As we all know, Khalistan is an ugly brainchild of ISI, and it is alive and very active in Canada, UK and other Western countries. Even the so-called farmers' protest was funded by these goons to destabilize our country. Sir, who's funding them? First of all, मैं आपको बता दूं, farmers' protest, right? हाँ, उसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स थे, बट पूरे फार्मर्स ऐसे नहीं थे। मैंने बड़े करीब से देखा है, ऐसे नहीं थे पूरे फार्मर्स। तो ये आपकी बात से मैं अग्री नहीं करता हूं, बट हाँ, उसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स आ गए थे और वो भाग गए। चूहे का दिल है खालिस्तानियों का, तो जब दिल्ली पुलिस ने डंडे घुमाए तो सब भाग गए, एक दिन गायब हो गए सारे के सारे। लेकिन सारे फार्मर्स खालिस्तानी हैं, ऐसी बात गलत है। उसमें से कुछ 1 और 2% होंगे, बाकी 98% का ऐसा कोई लेना देना था नहीं। उनकी प्रोटेस्ट सही थी, गलत थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका पूरा हक था, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दिस इज अ फ्री कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेसी यार। अब करना चाहते हैं करें वो, राइट? पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ से आता है? ज्यादातर पाकिस्तान की जो फंडिंग आती है इसमें, एक बिल्डअप। मुझे लगता है फिर अब ये मेजर साहब कहेंगे कि अब सारे बैठे हैं तो बिलावल करेगा कश्मीर की बात। मुझे नहीं पता था कि बिलावल का कटोरा निकाल देंगे मेजर को, वही ना, तो कह रहे थे कि सारे बैठे होंगे, अचानक कहेगा बिलावल पीएम मोदी साहब मुझे तो 10 बिलियन चाहिए। तुझे क्या लगता है बिलावल? मुझे पता क्या लगता है, कश्मीर की बात करें, जो मर्जी करें, लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक मेरा नजरिया, पैसे नहीं। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।